चलिए, तो हमारा नया मुद्दा क्या है अभी, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। तो टॉर्क ऑन अ करंट लूप जो है, आपने जो मोटर आपने 10th स्टैंडर्ड में जो सीखी है कैसे वो मोटर वर्क करता है, या बेसिकली एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर, तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं आपको कुछ एनिमेशन से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें इमेजिन भी करनी है आपको, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये रोटेट करता क्यों है, उसको आप समझिए। देखिए, आपने क्या कर दिया, एक यहाँ पर नॉर्थ पोल लिया, यहाँ पर क्या कर दिया, साउथ पोल ले लिया। इनके बीच में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। आपने यहाँ पर एक लूप ले लिया, ऐसा लूप ले लिया आपने, इसमें से करंट यहाँ मतलब यहाँ बैटरी लगी होगी, इसमें से करंट जा रहा है आई, तो ये इधर से आई एंटर किया, इधर पे आई गया, इधर भी आई गया, इधर से आई रिटर्न आ गया, और फिर यहाँ पर भी क्या होगा, आई होगा। समझे, क्लियर हो गया, सबको क्लियर है ये, ठीक। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस लूप का नाम देता हूँ ए बी सी और डी, ठीक। चलो, तो हमको एक चीज़ समझ में आती है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। समझ आ रहा है, ठीक है ना। कितना फोर्स लगेगा अभी बताया आपको मैंने, बिल साइन थीटा। करंट कैरिंग कंडक्टर है ना वो, तो क्या लगेगा, बिल साइन थीटा। चार्ज पार्टिकल होगा तो क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, बिल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। इसमें थीटा क्या है, बी और एल के बीच का एंगल है। वहां पर थीटा क्या था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था। समझा, ठीक है ना। चलो, तो अब जो है सबसे पहले एफ ए बी लिख देते हैं। एफ ए बी, तो एफ ए बी मतलब ये वाले हिस्से पे कितना फोर्स लग रहा है वो बताओ मुझे। ये वाले हिस्से पे, ये वाला हिस्से में करंट ये डायरेक्शन में, याद रखना जो आपका लेंथ होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, लेंथ कौन से डायरेक्शन में होगा, करंट, तो यही आपके लेंथ का डायरेक्शन है। तो लेंथ का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में, एंगल कितना है, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो। इस वजह से एफ ए बी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। इस वजह से ये वाले हिस्से पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझ आता है, ठीक। ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये वाले हिस्से में लेंथ ये डायरेक्शन में, क्योंकि करंट ये डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में। एंगल कितना है दोनों में, 180, और साइन 180 भी क्या होता है, जीरो। तो इस वजह से एफ डी सी क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी आई एल, और साइन 180, साइन 180 क्या हो जाएगा, जीरो। सबको समझा, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये एंगल जीरो था, तो जीरो 180, तो मतलब इसका ये हुआ कि ए बी वाले पोर्शन पे और सी डी वाले पोर्शन पे कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला। भले वो मैग्नेटिक फील्ड में है, भले वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेकिन फिर भी उन पे फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, एंगल एक में जीरो है, एंगल एक में क्या है, 180। बेजे में जा रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मैं बात करता हूँ डीए वाले पे, डीए वाले पोर्शन पे। डीए वाले पोर्शन पे बात करेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, बी आई एल, देखो ये एल है, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल कितना है, और साइन 90 कितना होता है, 1। तो फोर्स कितना लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, बी आई एल लगेगा। अब उसका डायरेक्शन सोचना है। डायरेक्शन कैसे सोचते हैं, बताया था आपको मैंने। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट का डायरेक्शन, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर। तो इस पे डीए वाले पोर्शन पे फोर्स कहाँ लगने वाला है, अंदर। क्यों, इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, करंट, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस पे फोर्स लगने वाला है इनसाइड, अंदर। समझा, ठीक। सीबी वाले पे बात करो, सीबी पे बात करो, क्या लगेगा, एंगल कितना है बताओ। ये आपका करंट, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना है, 90। अब भी 90 तो हो जाएगा बी आई एल, और ये क्या हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1। कितना फोर्स लगेगा, बी आई एल। समझे, डायरेक्शन देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट कहाँ है, नीचे, फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर। समझ आता है, तो फोर्स लगने वाला है बाहर, इधर पे फोर्स लगेगा एफ, और ये लगेगा डॉट। यहाँ तक सबको क्लियर है। ऊपर के हिस्से में कोई फोर्स नहीं लग रहा, मंतशा ऊपर के हिस्से में कोई फोर्स नहीं लग रहा, इधर फोर्स लग रहा है। एक फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर, एक फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर। ये क्या करेगा, इसको रोटेट करा देगा, इस वजह से ये रोटेट करना शुरू कर देता है। अब समझा रोटेट क्यों कर रहा है, ऐसे रोटेट करता है क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले हिस्से पे फोर्स नहीं लग रहा,
कौन से हिस्से पे लग रहा है? साइड वाले पे, एक पे अंदर एक पे बाहर, और ये इसको क्या करा देगा? रोटेट। इसी वजह से ये रोटेट करता था मोटर में। अब समझा? क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? चलो अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है कि जब रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेट करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है कि टॉर्क? टॉर्क लगाना पड़ता है। तो इसको रोटेट करने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा? अब समझा? अपने को क्या निकालना है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने कॉइल को रख दिया, उस कॉइल को रोटेट करवाने के लिए आपको कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। हेडिंग पढ़ो, क्या है? टॉर्क ऑन अ करंट लूप। अगर एक करंट कैरिंग लूप को रख देंगे तो उस पर कितना टॉर्क लग रहा है। समझा? क्लियर हो गया? ये अपने को फाइंड आउट करना है। सबको क्लियर है ये? आइए अब जो है मैं आपको एक एनिमेशन बता करके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले इसको कॉपी कर लो। चलिए तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। आइए placed in a uniform magnetic field experiences side force. The magnitude of this force. देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वही दो पोल्स लगा दिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये एक वायर लगाया है कोई, ठीक, कोई कंडक्टर है। इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मतलब करंट उधर फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में। इससे फोर्स कहाँ लगेगा? कैसे? नीचे बताओ। करंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऐसी है। करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? उस देखो ना, इधर ऐसे ही रखा है ना, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ये टेढ़ा नज़र आ रहा है तुमको, ऐसे देखो। हाँ अब समझा? ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये जाएगा, तो नीचे के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? फोर्स। समझ आ गया? वैसा है वो। क्लियर हो रहा है? ठीक है ना। चलो भी, तो वही चीज़ है। तो ये लेफ्ट हैंड रूल से भी उसको बता सकते हैं। नजर आ रहा है ना सबको? चलो तो वही हमने क्या कर दिया, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। बेसिकली वो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, उसी के टॉर्क कहते हैं, तभी तो वो रोटेट कर रहा है। वही टॉर्क अपने को निकालना है। ठीक है, उसको क्या फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं समझाता हूँ। ठीक, ये समझ आ रहा है? अभी तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, और इसकी लेंथ कितनी है? L, इसकी ब्रेड्थ कितनी है? B। ठीक है ना। और इसका नाम क्या दिया है उसने? PQRS। PQRS नाम दिया गया है। अभी कैसा है इसका प्लेन? बिल्कुल पैरेलल, मतलब ये ऐसे ही रखा हुआ है ये। ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल पैरेलल इसका प्लेन। अब बैटरी से कनेक्ट कर दिया उसको। समझ आ रहा है? ठीक। Such that the current in the loop is along the direction PQRS. सबको समझ आ रहा है? क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। Let B be the magnetic induction of the uniform magnetic field between the two magnets, and I be the constant current passing through the rectangular loop. To simplify the understanding of the topic, we neglect the ends of the loop from where the current enters and leaves the loop. The magnetic field exerts some force on the ends of the current carrying rectangular loop. The direction of current in the arm PQ of the loop is perpendicular to the direction of magnetic field. करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? दोनों परपेंडिकुलर है। दिख रहा है? ये देखो, ये करंट का डायरेक्शन, और ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों क्या है? 90 पे। देखो मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, और ये करंट, दोनों में एंगल कितना है? अब समझा? वही बता चुका हूँ ऑलरेडी। The magnitude of the force acting on the arm PQ of the rectangular loop due to the magnetic induction B is F1 is equal to BIL sin 90. ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। इस वाले पोर्शन पे कितना फोर्स लगेगा? बिल साइन 90, यानी बिल साइन, बिल फोर्स, BIL फोर्स लगेगा। Which is equal to BIL, where L is the length of the arm PQ.
Let this be equation 1. Here, the direction of the force is determined by using Fleming's left-hand rule. ठीक है, इसमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड रूल से निकाल दो या फिर राइट हैंड पाम रूल से निकाल दो, दोनों से आंसर आ जाएगा आपका। Stretch the 3 fingers of left hand in 3 mutually perpendicular acting eyes that the angle डायरेक्शन बताओ तुम लोग, कहाँ जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे जा रहा है करंट तो नीचे की तरफ जाएगा। देखो ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करंट तो कहाँ जाएगा? देखो भाई नीचे की तरफ फोर्स, समझा? ठीक है ना, चलो। the direction of the current EQR and the direction of the magnetic field is 0 degrees. Sin 0 is equal to 0. Hence, the magnitude of the force acting on the arm QR तो QR पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। of the rectangle, आगे भागते हैं। the angle between the direction of the current. Hence, the magnitude of the SR पे फोर्स लगेगा ना, कितना लगेगा? BIL लगेगा। here, using the direction of current is equal to 0. इस पे 180 है, एंगल कितना है? 180, फोर्स कितना होगा? चौथे पे 0। Eight on the loop समझा? ऑलरेडी सारी चीजें कवर किया मैंने, ठीक। in opposite directions. दिख रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से क्या करेगा? रोटेट करेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक, ओके। There are like forces. Hence, the net force acting on the body is 0. As the two forces F1 ठीक है, नेट फोर्स कितना हो गया? 0। क्यों 0? अगर टोटल करेंगे तो ये और ये भी एक साइड पे आ जाएगा, तो एक पॉजिटिव एक क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो सब मिला करके क्या हो गया? 0। समझे? सब मिला। नेट फोर्स मतलब क्या? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। F1 कितना है? 0। F2 कितना है? प्लस बिल साइन थीटा। F3 कितना है? 0। F4 कितना है? माइनस बिल साइन थीटा। सब मिला करके 0। तो नेट फोर्स 0 है उस पर। and F3 are non-collinear and are separated by the perpendicular distance b, which is equal to the breadth of the rectangular loop. They result in turning the loop. These two forces cause ये तो नहीं सोच रहे हो नेट फोर्स 0 तो टर्न कैसे कर रहा है, मूव कैसे कर रहा है? बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बताया था मैंने ये, एरिस्टोटल फैलेसी सब भूल गए। बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स चाहिए होता है। बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता, बॉडी को एक्सेलरेट करने, वेलोसिटी कम ज़्यादा करने के लिए बस फोर्स रिक्वायर्ड होता है। समझा? ऐसा है। the rectangular loop to rotate about an axis that lies in the plane of the loop, parallel to its length and passing through its center. Thus, the axis of rotation of the loop passes through the midpoints of QR and SP. The magnitude of the torque T1 due to ये अभी यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू हुई। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। क्योंकि दो फोर्सेस जब इस पर लगेंगे तो ये इसको घुमाएंगे, तो घुमाएंगे तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? उस पर टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? वन ऑफ दी फोर्स ले लो इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना? क्लियर हो गया? लिखो ये फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। टॉर्क क्या करता है? बॉडी को रोटेट कराता है। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। ठीक है, चलो। F1 is equal to the product of F1 and the perpendicular distance between the point of application of F1 and the axis of rotation. This gives T1 is equal to F1 into half of B. अब समझो, अब F1 की वजह से जो टॉर्क लगेगा, अब ये परपेंडिकुलर फोर्स मेजर कहाँ से करना है उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है, तो हम लोग इस रिस्पेक्ट में दोनों फोर्सेस का डिस्टेंस मेजर करेंगे। समझे? ये डिस्टेंस टोटल कितना है? B। एक फोर्स किधर लग रहा है? ये ऊपर। फॉर एग्जांपल ये F1 है, तो F1 का एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है? B/2। समझे?
तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आ गया। तो ये अगर मेरा कॉइल है ऐसा है और ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो बाहर के डायरेक्शन में, एक कहाँ लग रहा है, अंदर के डायरेक्शन में। अगर ये F1 है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है इसका, b/2। तो क्या लिखूंगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वही लिखा है F1 इंटू b/2। उसी तरीके से F2 का भी क्या आएगा, कितने डिस्टेंस पे है वो, b/2। समझ आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा है। ठीक, Similarly, the magnitude of torque T3 due to F3 ये समझ आया। टॉर्क 3 क्यों लिख रहा है, क्योंकि फोर्स 1 की वजह से फोर्स 1 बचा है, फोर्स 3 बचा है। 2 और 4 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, वो 0 हो गए। एक्चुअली क्या हो गए, वो 0 हो गए। समझ आ रही बात ना, ठीक है। ये है, ये समझा कैसे लिखा हुआ है, लिख लो उसको। टॉर्क 1 इज इक्वल टू क्या होगा, F1 इंटू b/2। टॉर्क 3 क्या होगा, F3 इंटू b/2। थ्री लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, लेकिन जैसा भी जो दिया वो लिख देना। जो भी नाम रखना चाहे हम लोग वो रखेंगे उसका, ठीक है। चलो, equal to F3 into half of B. The net torque on the loop नेट टॉर्क क्या होगा, दोनों टॉर्क का समेशन ऐड कर देते हैं दोनों को। is equal to the sum of T1 and T3, which is equal to F1 into B by 2 plus F3 into B by 2. But F1 is equal to F3. F1 कितना था, BIL, F3 कितना था, BIL, तो दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों की जगह F लिख देते हैं। Both are equal to BIL. Then 2 is equal to BIL into B by 2 plus BIL into B by 2. ये समझा। आगे के स्टेप्स लिखो जल्दी जल्दी। नेट टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2। नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू τ1 प्लस τ2। τ2 है, 3 है, जो भी है तुम्हारा, ठीक है ना। फिर टाउ का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं जो फॉर्मूला बोला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, उससे तो डायरेक्ट आंसर आता। इसने जैसे किया वैसे लिख लो, बुक में ऐसे ही दिया है जैसे इसने किया, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे ही है। It is equal to BI into LB. ये समझा स्टेप, क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स BIL इंटू B/2। सेम है ना, तो 2 टाइम्स हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचेगा, BI इंटू LB, वो लिखा हुआ है। समझा, ठीक है ना। चलो, As L into B is equal to the area of the अब rectangle. ये समझो, रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब L इंटू बी क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, BIA। अब समझा, ऐसा, तो इस तरीके से उसको लिख देंगे। Rectangular loop A. We can denote the torque acting on the rectangular current loop 2 is equal to BIA. The net torque लिखते जाओ जो आ रहा है लिखते जाओ। on the loop tends to rotate it in the anti-clockwise direction when viewed from SB side of the loop. We know that torque is a vector. Hence, the expression for torque on the rectangular current carrying loop placed in the external magnetic field can be represented using vectors. अब टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमने कौन सा फॉर्म लिखा है, स्केलर फॉर्म, तो उसको वेक्टर फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है, उसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग लिखेंगे। फिर एक और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ये क्या लिख दिया सबने। चलो आगे बढ़ते हैं। We know that magnetic induction B is a vector. We now assume another vector A called the area vector. The direction of the area एरिया भी इस केस में क्या है, एक वेक्टर है। एरिया भी क्या है, वेक्टर है। ये जो है आपका एरिया, ये जो एरिया है लूप का, इसको जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जा रहा है वो क्या है, इसका डायरेक्शन है। समझ में आ गया। अगर ये ऐसे एरिया है तो इसका ये डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है।
समझ आ गया? तो इसमें एरिया भी क्या है, वेक्टर है। एरिया को किसी चैप्टर में हम स्केलर मान लेते हैं, किसी चैप्टर में वेक्टर मान लेते हैं, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा उसको कंसिडर करते हैं। Is given by right hand rule. If the right hand is stretched and the four fingers of the hand curl in the direction of the current in the loop, then the thumb, which is extended out, indicates the direction of the area vector. Hence, the direction of the area vector in this case points into the loop when we observe it from top, such that the current in the loop is in the clockwise direction. If theta is the angle between the two vectors, then the torque on the loop is given by the cross product IA cross B. समझ आ रहा है? ये क्या बताया, ये क्या कर रहा था वो बता देता हूँ मैं। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जिस सेंस में करंट फ्लो हो रहा है। समझो, ये मेरे पास ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर निकल सकता है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आई और आई। तो ये एक मेरे पास रेक्टेंगुलर लूप है, इसका कुछ ना कुछ एरिया है, तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा डायरेक्शन? करंट किस सेंस में रोटेट कर फ्लो हो रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो राइट हैंड लो, ऐसे उसको कर्ल कर दो, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। समझ आता है? और अगर ये उल्टा हो जाए, ऐसे एक ऐसा फ्लो होता है, ऐसे फ्लो होने लग जाए, अब बताओ करंट का डायरेक्शन कैसा है अभी, ऐसा, तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, बाहर। तो अब समझ आ रहा है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जिस सेंस में आपका करंट फ्लो हो रहा है उस सेंस में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। इतने सारे डायरेक्शंस हैं इसके अंदर, अलग अलग रूल आपको याद रखने हैं, ध्यान दो इस पर, ठीक है। चलो, वैसे मैंने एक रूल बता दिया, किसके लिए, एक रूल बताया राइट हैंड पाम रूल, किसके लिए बोलो, फोर्स के लिए, चाहे वो चार्ज पार्टिकल के लिए हो, चाहे वो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब हो। समझ में आ गया? तो एक ये रूल हो गया, दूसरा एरिया का रूल याद कर लो। समझ में आ गया? आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स का अलग रूल देगा और आपका कंडक्टर वाला अलग रूल देगा। अलग अलग रूल लगाना ही नहीं है, बस उसमें कौन सा रूल लगाओ, राइट हैंड पाम रूल, वो एक रूल, और एरिया वाला ये रूल। ठीक, चलो। ये समझ लो अभी, ये क्या किया उसने, अब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, करंट तो स्केलर है तो बाहर जाएगा, तो ये टाउ बार को लिख लेंगे हम लोग ए बार क्रॉस बी बार। बी बार क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड, ए बार क्या है, एरिया वेक्टर, आई अपना बाहर है। समझ आ रहा है? ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं उसको, तो वही लिखा हुआ है। Now define a new vector. Magnetic moment denoted by M is equal to IAB sin theta. Now define a new vector. Magnetic लिखते जाओ स्टेप्स को, IAB sin थीटा, denoted फिर by क्रॉस प्रोडक्ट था वो। which is equal to the product of I and A. ये समझो, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है I इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट का और एक फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू ए। एक उसका दूसरा फॉर्मूला होता है और एक ये फॉर्मूला आता है I इंटू ए। इंपॉर्टेंट है, नीट में सवाल आया है इसके ऊपर, मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर फॉर्मूला याद कर लो ये। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू ए होता है। ठीक है, चलो भाई, तो ये हमारी बुक में मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू लिया है, क्या लिया है, म्यू। तो म्यू और एम एक ही बात है ये, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू ए। तो I इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो टॉर्क क्या हो जाएगा बताओ, टॉर्क हो जाएगा स्मॉल एम बी और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये दोनों मिला करके क्या हो गया, ये है मैग्नेटिक मोमेंट। लिख लेना क्या चीज़ है ये, मैग्नेटिक मोमेंट, नई क्वांटिटी है। ये बताता है कोई भी डायपोल कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसके बारे में। अब ये ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार, समझे। तो ये टाउ बार हो जाएगा एम बार क्रॉस बी बार, ऐसे आ जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है ना। चलो तो देख लो अभी। Thus, the direction of M is the same as that of the area vector, and its SI unit is ampere meter square. Hence, torque on the current carrying rectangular loop is given by the expression T is equal to M cross B. समझ आया, वही लिख दिया एक्सप्रेशन उसने। समझ आया, M क्या चीज़ है, अरे मत करो, ठीक है। M क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका फॉर्मूला क्या है, I इंटू ए।
फिर यहाँ पर टॉर्क की जगह क्या लिख देंगे, एम बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार, या ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो ए बी साइन थीटा क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार, उल्टा गया हमें इसमें, ठीक है, वही लिख दिया उसने, वेक्टर का साइन नहीं लगाया, तुम लगा देना, कॉपी कर लो, उसको लिख लिए ना। हाँ इंपॉर्टेंट है, हमारी बुक में मैग्नेटिक मोमेंट के लिए स्मॉल एम नहीं लिया, क्या लिया, म्यू, क्या नोटेशन है, म्यू, ध्यान रखो उसको। And hence, the magnitude of the torque on the loop is given by mb sin theta. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वही बताया उसने, एम बी साइन थीटा जो मैंने बताया। Between the magnetic moment and the magnetic induction is 90 degrees. मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक इंडक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। एरिया वेक्टर कहाँ पर है, ये आपका कॉइल है, उससे परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और एरिया वेक्टर ऐसा है, समझे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, एरिया वेक्टर ऐसा है, दोनों में एंगल कितना है, 90। तो इस वजह से क्या लिखा, थीटा 90। इस केस में थीटा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वो, समझ आ रहा है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कौन सा होता है, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। चलो साइन थीटा 1 हो जाएगा। Sin 90 is equal to 1. The torque on the loop is the maximum. Now let us consider another case where the magnetic moment makes an angle theta. अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट यानी एरिया वेक्टर, अब तो 90 का एंगल था दोनों के बीच में, एरिया वेक्टर ये ऐसे ही था, सीधा सीधा था, और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, तो ये एरिया वेक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड। अब तक कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के से अलाइन था, लेकिन अगर कुछ एंगल बना लेगा तो देखो ये क्या है आपका एरिया वेक्टर, ये आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कुछ एंगल बन गया तो, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो वही बताया उसने कि अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल बन जाए थीटा, तब क्या हो जाएगा। अभी कौन सा केस किया, 90 वाला केस, लेकिन कुछ और एंगल हो गया तब क्या करेंगे, तो उसके बारे में चर्चा आएगी, ठीक है। चलो भाई समझा, ये क्लियर हो रहा है, बाउंसर गया। Other than 90 degrees with the direction of the magnetic field that passes through the rectangle 2 the equator BIN or Q theta with the magnetic field. फोर्स उस पर अभी इतना लग रहा है कितना, BIL, ठीक है ना। कौन से PQ पे, QR पे क्या होगा, ये जाएगा BIL cos बीटा, क्यों देख लो, वापस से देख लो। Area vector makes an angle theta with the magnetic field. Hence,